नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में शिखर वार्ता हुई है। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, आपका स्वागत, ये कहते नजर आए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद का जिक्र भी पुतिन ने किया है। भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। पीएम मोदी ने वार्ता में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आतंकवाद की निंदा करता हूं। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरनाक है। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 22वां शिखर सम्मेलन था ये, भारत और रूस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक सहिष्णु वार्ता हुई है। द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ने भी आतंकवाद सहित यूक्रेन का जिक्र भी किया है। काठुआ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी अपडेट है। हमले में देवभूमि ने अपने 5 जवान खो दिए हैं। खबर मिलते ही देवभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। जवानों के बलिदान पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक जताया है। रक्षा मंत्री ने भी काठुआ हमले पर दुख व्यक्त किया। 5 शहीद में 2 पौड़ी और 2 टिहरी, साथ में 1 रुद्रप्रयाग से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर के काठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकवादी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। एक साथ 5 जवानों की शहादत से राज्य में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए 5 जाबाजों की शहादत पर शोक जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, काठुआ जम्मू कश्मीर में जनपद पौड़ी के कमल सिंह शहादत का समाचार जब मिला तो ये अत्यंत हृदय विदारक था। मां भारती की रक्षा करते हुए बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति दे। तो 5 जवानों की शहादत हुई है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, शहीदों ने, इस बीच कई जवानों ने अपनी जान दे दी, जिसमें राइफलमैन आदर्श सिंह नेगी, जो कि टिहरी गढ़वाल से आते हैं, पट्टी डागर क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने अपनी जो है जान गंवा दी है, शहीद हुए हैं। नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग से ताल्लुक रखते हैं, कांडा खाल क्षेत्र से आते हैं। काठुआ हमले के दौरान शहादत हुई है। हवलदार
कमल सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, पिपरी गांव से ताल्लुक रखते हैं। इनकी भी शहादत हुई है। राइफलमैन अनुज सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और रिखड़ी खाल से ताल्लुक रखते थे। इनकी भी शहादत हो गई है। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल से आने वाले जाखड़ी धार से आते हैं। इनकी भी शहादत हुई है। एक बार फिर से देखिए, वो तमाम तस्वीरें दोबारा से आने लगी हैं। शहादत को देश नहीं भूलेगा और गर्व और शोक की मिली जुली लहर आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और खासकर टिहरी क्षेत्र में है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, बहुत ही दुखद दिन रहा आज का उत्तराखंड के लिए। काठुआ हमले में या यूं कहें कि मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें से 2 पौड़ी, 2 गढ़वाल और एक अन्य क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत के लिए है कि 5 जवान और खास करके उत्तराखंड के 5 जवान जो जम्मू कश्मीर के इलाके में जो एक घटना हुई उसमें वो शहीद हुए। पर शहीदों के नाम की अगर बात करें, सूबेदार आनंद सिंह जो रुद्रप्रयाग के कंडाखाल कैसे आते हैं, हवलदार कमल सिंह जो पौड़ी गढ़वाल के पिपरी जगह से आते हैं, नायक विनोद सिंह जो टिहरी गढ़वाल के जाखड़ी धार से आते हैं, राइफलमैन अनुज सिंह नेगी जो पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल जगह से आते हैं और राइफलमैन आदर सिंह नेगी जो टिहरी गढ़वाल के पट्टी डागर जगह से आते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इस हमले में जो घायल जवान हुए हैं तो हवलदार आनंद सिंह है, हवलदार सुजान सिंह है, सागर सिंह है, गगनदीप सिंह है और साथ ही साथ कार्तिक है। ये एक अभूतपूर्व क्षति है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड सेना से रिलेटेड सबसे ज्यादा रहा है, सेना के जवान उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, गढ़वाल राइफल्स हो या कुमाऊं राइफल्स हो। ये 22वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान थे और जिसमें से अनुज सिंह नेगी की अभी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी 6 महीने बाद शादी होती है। उनके परिवार से जब बातचीत करी गई तो उनका ये कहना था कि आज हमारा बाल देश के लिए शहादत, देश के लिए वो शहीद हुआ है, भारत माँ की रक्षा करने के लिए वो शहीद हुआ है और इसका बदला जरूर लिया जाए, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने जो है शोक संवेदना व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए ईश्वर दिवंगत आत्मा शांति प्रदान करे। साथ ही साथ अभी तक उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड नहीं आए हुए हैं। अभी तक वो पठानकोट के हॉस्पिटल में उनके सारे पार्थिव शरीर है। अब ये देखना है कि उत्तराखंड में जब उनका पार्थिव शरीर आएगा, उनके परिवार के लोग, उनके परिजन के जो दोस्त यार है, वो तरीके से इस अफूल को सहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री जो सैन्य धाम बना रहे हैं, उत्तराखंड 5वां धाम है, सैन्य धाम बना रहे हैं, उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त करी। सभी लोग परिवार के साथ खड़े हुए और उत्तराखंड का हमेशा से ये रहा है कि सेना में भर्ती होने के लिए सभी लोग ललायत रहते हैं, चाहे वो गढ़वाल राइफल्स की अगर या कुमाऊं रेजिमेंट की अगर बात, दोनों रेजिमेंट उत्तराखंड से आती है और ये पूरे देश की अपूर्व क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बड़ी क्षति बताया है। साथ ही साथ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में इस बात को लेकर के उछाल है कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि आतंकी संगठन के द्वारा ये लिया गया है कि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल करके। तो हर किसी की जबान पे यही चीज है कि इसका पता लिया जाना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए इस आतंकी घटना को लेकर के, जो आतंकी घटना घटी है, जो हमारे लाल शहीद है, का मुंहतोड़ जवाब दें। बिल्कुल। इस दौरान अनुज, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कुछ विशेष घोषणाएं भी की गई हैं और जिस दौरान इन तमाम जवानों के पार्थिव देह पहुंचे होंगे, दृश्य बहुत हृदय विदारक होगा। बिल्कुल पूजा, अभी तक लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने किसी मुआवजे या किसी की कोई घोषणा तो नहीं करी है या औपचारिक कोई ऐलान नहीं किया है।
लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को बोल रहे थे कि जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आएगा, तमाम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग वहां पे जाएंगे और इस समय सबकी आंखें नम है। जब ये घटना सबने सुनी तो लगभग सबकी आंखें नम दिखाई दी, चाहे वो मिनिस्टर में हो, चाहे वो समाज सेवी हो। मतलब एक जुनून देखने को मिलता है जब इस तरीके की घटना सामने आती है। तो जो परिजन है उनका भी इस तौर पे कहना होता है कि इसका करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, भारत तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये घटना बड़ी घटना है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और उसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है और इस घटना का भी जवाब पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो परिजन है उन्होंने अपील भी करी है, मुख्यमंत्री समेत तमाम प्रधानमंत्री से भी अपील करी है कि इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भारी बारिश की वजह से देवभूमि में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण इस दौरान बाढ़ जैसे हालातों का किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है, जिनमें टनकपुर आता है, बनबसा आता है और खटीमा क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। चंपावत और नैनीताल में स्थलीय निरीक्षण भी करते मुख्यमंत्री नजर आए थे। अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो आपको बता दें कि आगामी 10 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। कुमाऊं में लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लैंडस्लाइड और भू कटाव यानी कि भूस्खलन के चलते कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं, सड़कें बंद हैं। कुमाऊं में अतिवृष्टि की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। सीएम धामी ने भी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करते नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश भर में किस तरीके से बारिश की वजह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कुमाऊं की अगर बात करें तो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया है। अधिकारियों को ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश भी सीएम धामी देते नजर आए हैं। इस बीच कुमाऊं में लगभग 134 सड़कें बंद हैं। प्रदेश भर की अगर बात करें तो 325 छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं, जिनकी बहाली की कोशिश की जा रही है। सड़क खोलने के लिए तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ दरके हैं, पहाड़ रास्तों में पड़े हुए हैं, जिसको क्रेन हटाने का काम करता है, तब तक मलबा दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है। संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव जोन्स की अगर बात की जाए तो इलाकों में भूस्खलन की आशंका बनी हुई है, जिनमें रुद्रप्रयाग में 12, बागेश्वर में 25 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। देहरादून जिले की अगर बात करें तो 13 सड़कें बंद हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में 17 सड़कें बंद हैं। अल्मोड़ा में 6 सड़कें बंद हैं। चंपावत जिले में 3 सड़कें बंद हैं और पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो 5 सड़कें बंद नजर आ रही हैं। चमोली की अगर बात करें तो 25 सड़कें बंद हैं। टिहरी गढ़वाल में 8 सड़कें बंद बताई जा रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। ये तमाम जानकारी जो हमने आपको सड़कों के बंद होने की दी वो तब तक की हैं जब तक हम आपको खबर बता रहे हैं। इस बीच ये भी आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि ये खबर पढ़ते पढ़ते सड़कों की तादाद बढ़ी हो या घटी हो, लेकिन लमसम जो आंकड़ा है लगभग का वो इतना ही तरफ इशारा कर रहा है कि कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे। ताराचंद जोशी हमारे साथ में हल्द्वानी से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तारा, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से?
पिथौरागढ़ क्षेत्र की बात की जाए, हल्द्वानी, नैनीताल, इन तमाम क्षेत्रों में लैंडस्लाइड लगातार जारी है और 10 जुलाई के लिए अभी भी 10 जुलाई तक के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी देखिए, मौसम विभाग ने लगातार कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी एक दिन और है अलर्ट का, 10 तारीख तक अलर्ट जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है भारी बारिश से और ज्यादा नुकसान यदि देखें तो पहाड़ी क्षेत्र की यदि बात करें, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद है, पहाड़ी जो जनपद है इनमें लैंडस्लाइड की दिक्कत है। तो मैदानी क्षेत्र है, चंपावत का आधा हिस्सा और का जो उनमें बाढ़ जैसे हालात हैं, भारी मात्रा में वहां पर पानी जमा है। इसी के निरीक्षण के लिए आज हम निकले थे और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं, टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उस पर लोगों से बातचीत की है और अधिकारियों से। तो अगर इस बीच मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश क्या कुछ दिए हैं? जी देखिए, उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्द उनके नुकसान का आकलन करके उनका मुआवजा, जो भी मुआवजा बनता है तो जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। जो भी को नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का आकलन किया जाए और जल्दी से जल्दी वो रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। इसके अलावा जो भी जनहानि है उसका आकलन किया जाए, जनहानि पर हुई है तो जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके सरकार को उसके हाथ दिए जाए और अधिकारी किसी भी तरह से यदि लापरवाही कोई भी अधिकारी करता है होगा और बहुत ही एक्शन मोड आज मुख्यमंत्री और उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया तारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों के अगर जिक्र करें तो उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कल उपचुनाव है। दोनों सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है। उपचुनाव के लिए सभी पोलिंग स्टेशन पर पार्टियां रवाना हो गई हैं। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए हैं और केंद्र में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। इस बार विपक्ष को मजबूती मिली है, सरकार बन चुकी है और शपथ ग्रहण भी हो चुका है। अब उपचुनाव की बारी है। देश भर में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए कल बुधवार 10 जुलाई को मतदान होगा। इस उपचुनाव में 7 अन्य राज्यों के साथ उत्तराखंड की भी 2 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। उत्तराखंड के चमोली जिले की अगर बात करें, बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। जी हां, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह भंडारी। मंगलौर सीट से करतार सिंह भडाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं काजी निजामुद्दीन। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं लखपत बुटोला। सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है और ये घोषणा खुले तौर पर है। 13 जुलाई की अगर बात करें तो उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, उपचुनाव कल होने और ऐसे में आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, क्या लग रहा है मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि सपा ने तो कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, कल उत्तराखंड की 2 सीटों को लेकर के उपचुनाव होने हैं, जिसमें मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं करतार सिंह भड़ाना, और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो राजेंद्र भंडारी है, और वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो लखपत भटोला है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। कल आगे का फैसला होगा कि किसको शय और किसको मात मिलती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टी है। कंगौर सीट की अगर बात करें तो करतार सिंह भड़ाना को लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी वो फरीदाबाद से रहने वाले हैं और हमारी जन समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे, इसी वजह से वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि बाहरी प्रत्याशी को उत्तराखंड में नहीं रहने दिया जाएगा। बाहरी प्रत्याशी उत्तराखंड में बीजेपी लड़ा रही है और के पास कोई वर्चस्व नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे इल्जाम चुनाव के दौरान सुनाई देते हैं अनुज। बाहरी का भी इल्जाम होता है, कुछ के ऊपर इल्जाम ये होता है कि भाई हमने प्रत्याशी तो चुन दिया था लेकिन वो हमारे काम नहीं आए। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल देखना ये होगा कि कल की वोटिंग में आखिरकार किसका पलड़ा भारी रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।